हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज़। जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो टॉपिक होगा टेंस। एंड आई गेस आप सभी स्टूडेंट्स ने अपना रिवीजन कर लिया है टेंसेस पर प्रॉपरली। सो आज हम स्टार्ट करेंगे टेंस टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स? क्या है यार ये? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम बैक टू माय लेक्चर सीरीज। प्रीवियस वीडियो हमने मॉडल्स के बेसिस पे क्वेश्चंस किए थे एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल रिस्पांस। अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे आज वो टेंस के बेसिस पे मैंने आपको कहा था आपको रिवीजन करके आना है। आई गेस आप सभी ने टेंस के बेसिस पे रिवीजन किया होगा। टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस के फर्दर टाइप्स क्या होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, देन वो फर्दर और पैरामीटर्स में डिवाइड होते हैं लाइक इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये सब बेसिक्स आपने पढ़े होंगे कि कौन से टेंस में सेंटेंस को कैसे लिखा जाता है। ठीक है? और मॉडल्स हमने पढ़े हैं। टेंस से पहले आपको पता होना चाहिए वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हमने बेसिक्स में पढ़ रखी हैं। अगर नहीं तो आपको मैं पहले भी बताया है कि डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा, मेरे कोर्स का लिंक मिल जाएगा JKSSB के एग्जाम्स के लिए। यू कैन रजिस्टर फॉर दैट, या फिर आप यूट्यूब की वीडियोस भी देख सकते हो। चलो, आज हमारा क्या रहेगा, हम लोग टेंसेस करेंगे। उसके बेसिस पे बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, MCQs। और ये जो MCQs का लेवल है ना स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल वही लेवल है जो आपके एग्जाम का लेवल है। सिमिलर पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, बिकॉज जो फर्स्ट 4 to 5 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ ये वो क्वेश्चंस हैं जो अभी रिसेंटली असिस्टेंट कंपाइलर और SI के एग्जाम में आए हैं। तो लेवल विल बी द सेम, इससे हाई या इससे लो लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यही पैटर्न आएगा एग्जाम में। ठीक है? तो चलो रीड करो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। एक बार एक स्क्रीन पर आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन 1 by 1 आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, डिड यू डैश दैट शी वॉज member of the committee? Did you know? No, noun or none? This is very much obvious. ये आपके आई गेस असिस्टेंट कंपाइलर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। क्या होने वाला है? डिड यू नो। डिड यू नो का मतलब है तुम्हें पता है, यही होगा। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, जब आपको डिड दिया होता है ना तो हमारे पास जो डिड के साथ वर्ब लगता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्योंकि अगर नो की जगह यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में अगर लेट्स से सेकंड ऑप्शन में न्यू होता तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे पास समझकर न्यू पे क्लिक कर देते। बट करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 है, जब डिड दिया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज वेरी वेरी इजी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, आई डैश यू माई बुक्स, आई हैव लेंड यू माई बुक्स, आई लोड यू माई बुक्स, आई लेंडिंग और आई शल लेंड। अब देखिए लेंड का मतलब क्या होता है? लेंड का मतलब होता है किसी को देना, है ना? यही होता है, ये होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसका सेकेंड फॉर्म होता है लेंट, LENT, एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है? लेंट, LENT। ठीक है? हैव के बाद हमें पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन यहाँ पे तो फर्स्ट लगी है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑब्वियसली रॉन्ग। सेकंड, लोड, आई लोड यू माई बुक्स नहीं बनता। आई लेंडिंग यू अगर होता आई एम लेंडिंग यू। आई वॉज, तो एम या वॉज वर कुछ ऐसा लगा होता, हेल्पिंग वर्ब लगा होता कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, तो ये ऑप्शन हम मान सकते थे। तो कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं आ सकता, तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? आई शैल लेंड यू माई बुक्स, मैं तुम्हें अपनी बुक्स दूंगा, यही मतलब निकला। क्योंकि शल क्या है? एक मोडाल वर्ब भी है ना? शल, जिसके बाद क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आप लोगों के सही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 3 and 4 स्क्रीन पर रीड कीजिए आप लोग और अपने आंसर्स मुझे कमेंट में बताते जाइए। चलिए, 3/4 ऑफ द फूड सप्लाई डैश फॉर द मंथ हैज़ बीन यूज्ड, हैव बीन यूजिंग, हैज़ बीन यूजिंग, वर यूज्ड। तो देखो हमारे पास है 3/4 ऑफ द फूड सप्लाई। ठीक है? अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये हम वर्ब में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं, टेंसेज में पढ़ते हैं, कि जब भी पार्टीशन की बात की गई होती है, फॉर एग्जांपल 3/4, 1/4, हाफ, इस तरीके के पार्टीशंस में बात की होती है, पोर्शंस में बात की होती है, तो वर्ब जो है वो सिंगुलर होती है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 3/4 ऑफ द फूड हैज़, सॉरी फर्स्ट वन, हैज़ बीन यूज्ड, नॉट यूजिंग, हैज़ बीन यूज्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हैज़ बीन यूज्ड
फॉर द मंथ, जो फूड का 3/4 सप्लाई है वो इस मंथ के लिए यूज हो चुका है। क्लियर हो गई बात? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये पैसिव फॉर्म में है, हैज बीन यूज्ड पैसिव फॉर्म में है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर हो गया? हैव नहीं होगा क्योंकि 3/4 की वजह से हम लोग क्या मानेंगे? सिंगुलर मानेंगे, तो हैव नहीं हो सकता। हैज बीन यूजिंग नहीं होगा क्योंकि हैज बीन, हैव बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म कब लगता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में। एंड वर यूज भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट, द स्टार्स डैश ब्राइट एट नाइट, हैव शाइन, शाइन्स, शाइन और शाइनिंग। अब स्टार्स दिया है तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ऑप्शन रॉन्ग हो गया। प्लूरल है, जब हमारे पास अगर स्टार होता तो हम क्या लिखते? वर्ब शाइन्स। जब सिंगुलर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया जाता है? एस और ई एस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दिया है प्लूरल स्टार्स, तो फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगी? एज इट इज, दैट इज शाइन। सो फ्रॉम द ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, कौन सा टेंस किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, आपको ये क्लियर नहीं होगा तो आपको ऑब्वियसली क्वेश्चंस करने में मुश्किल आएगी। और जेकेएसएसबी का जो लेवल है, ये आप लोग देख रहे हो लेवल, दिस इज़ वेरी इजी। ये क्वेश्चन रीड करके ऑप्शन से आप लोग ईजिली एलिमिनेट कर सकते हो, तो बस बेसिक प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 एंड 6 रीड कीजिए। क्वेश्चन 5, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर हमें एक क्लू मिल जाता है कि यहाँ पर हमें कौन सा टेंस फिल करना है। कैसे क्लू मिलता है? हमें दिया है सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, जब हमें सिंस दिया हो टेंस में और उसके साथ दिया हो कोई टाइम, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, ट्यूसडे, कुछ भी, या फिर फॉर दिया हो। सिंस और फॉर में आपको मैंने टेंसेज में ये डिफरेंस भी बताया है। सिंस लगता है एग्जैक्ट टाइम के लिए, अ पर्टिकुलर टाइम के लिए, और फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल बोलना हो फॉर 2 days, फॉर 2 years, लेकिन पर्टिकुलर ईयर बोलना हो 1995 तो वो सिंस हो जाएगा। इसी तरीके से अब बोला है सिंस मॉर्निंग, तो सिंस और फॉर कौन से टेंसेज में लगते हैं स्टूडेंट्स? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में। ठीक है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज का फॉर्मेट क्या होता है? हैज बीन वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, हैव बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, या फिर हैड बीन वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सो चेक इट फ्रॉम द ऑप्शंस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? हैड, बीन और रीड की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि सिंस लगा है तो हम क्या चूज करेंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैड है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Next, by the next month we shall dash the project, we shall completing the project, we shall has completed the project, completed the project, have completed the project। अब यहाँ से मोडाल्स हमने पढ़ लिए, बेसिक वर्ब्स हमको पता है, टेंस पता हो नहीं पता हो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। शल है हमें पता है। अब शल के डायरेक्टली बाद मैंने आपको क्या बताया? एक मोडाल वर्ब के डायरेक्टली बाद या फिर शल, विल, इनके डायरेक्टली बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो कंप्लीटिंग है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, वी शैल हैज़ कंप्लीटेड, यहाँ पर हैज़ भी नहीं हो सकता। देखो विल हो, शल हो या कोई भी मोडाल वर्ब हो, उसके बाद हैज़ नहीं आता, उसके बाद हमेशा हैव आता है। ठीक है, मे हैव, शुड हैव, कुड हैव, विल हैव, तो हैज़ भी नहीं आता, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। शल कंप्लीटेड, कंप्लीटेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी नहीं आ सकती। शल हैव कंप्लीटेड, हैव इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और हैव के बाद हम लोग लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्लियर? मीनिंग क्या हुआ? नेक्स्ट मंथ तक हम ये काम कर चुके होंगे। तो जब भी हम लोग फ्यूचर की प्रिडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम तक आप कोई काम खत्म कर चुके होंगे, उस वक्त हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे लिखा जाता है? शल और विल, उसके बाद लगता है हैव और उसके बाद लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 रीड कीजिए जल्दी से। विक्रम डैश फ्रॉम हिज वेकेशन जस्ट नाउ।
जस्ट नाउ हमें दिया है, दैट मीन्स इट इज इन प्रेजेंट, क्योंकि अभी अभी वेकेशन से वो लौटा है। जब हमें ऐसा क्लू दिया हो, ऑब्वियसली हमें टाइम दिया है, टेंस है, तो जस्ट नाउ दिया है, प्रेजेंट में है, तो हमें कौन से वाले ऑप्शंस चूज करने हैं? जो प्रेजेंट वाले होंगे। फर्स्ट देखें तो क्या है? हैड बीन। हैड किस में लगता है? पास्ट टेंस में लगता है, तो ये गलत हो गया। सेकेंड देखें, हैड रिटर्न्ड। हैड अगेन पास्ट परफेक्ट हो गया, ये भी गलत हो गया। विक्रम रिटर्न्स फ्रॉम हिज वेकेशन और हैज़ रिटर्न्स। रिटर्न्स मतलब आता है, अभी आता है, ऐसा नहीं है विक्रम अपनी लोकेशन से अभी अभी पहुंचा या वापिस आया, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट क्या होगा? हैज़ रिटर्न्ड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जब हमें ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं ना, जस्ट, नाउ, रिसेंटली, इस तरीके के, तो जनरली टेंस कौन सा होता है? परफेक्ट टेंस होता है। इट कैन बी प्रेजेंट, इट कैन बी परफेक्ट, डिपेंड्स अपॉन द टेंस। अब यहाँ पे नाउ दिया है तो ऑब्वियसली प्रेजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट, किशन एंड ब्रदर्स डैश अ फेमस बुक स्टोर इन कश्मीर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आई गेस एसआई के पेपर में था ये क्वेश्चन, ये मैं आपको वहीं से करवा रही हूँ। किशन एंड ब्रदर्स डैश अ फेमस बुक स्टोर इन कश्मीर, ये क्या है? एक बुक स्टोर का नाम है। ठीक है, तो जब भी कोई बुक का नाम, ठीक है, किसी बुक का नाम, किसी एपिसोड का नाम, किसी मूवी का नाम, किसी वेब सीरीज का नाम, कुछ भी हो सकता है, किसी रेस्टोरेंट का नाम, किसी शॉप का नाम, किसी होटल का नाम, ठीक है, या किसी भी पर्सन का नाम जब प्लूरल में हो, ठीक है, नाम चाहे ही प्लूरल में हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा है किशन एंड ब्रदर्स, किसी कोई ऐसी बुक होगी या ऐसी मूवी होगी जिसका नाम आपको लगेगा कि प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। नाम तो वो एक ही चीज़ का है। अब ये जो है ये एक ही बुक स्टोर है, तो हम इसको प्लूरल कैसे बोल सकते हैं? हालांकि उसका नाम प्लूरल है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इज। ठीक है, किशन एंड ब्रदर्स इज अ फेमस बुक इन द बुक स्टोर इन कश्मीर। यहाँ पर आर नहीं आएगा क्योंकि ये दो अलग अलग लोग नहीं हैं, ये क्या है? ये एक नाम है जो दो लोग से मिलकर बना है। क्लियर? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10। चलिए क्वेश्चन 9 देखिए, द फोन डैश वाइल आई वॉज कुकिंग डिनर। यहाँ पर लगा है वाई। जब हम दो एक्शंस के बीच में वाइल लगाते हैं ना, कि मैं यहाँ जा रहा था, इतने में मेरा भाई काम कर रहा था, तो वो क्या बताता है? कॉन्टिन्यूटी बताता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी बताने वाला टेंस कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? वॉज रीडिंग, वॉज रिंगिंग। फोन रिंग कर रहा था जब मैं कुकिंग कर रहा था। साइमल्टेनियसली दो एक्शंस हो रहे थे, इसीलिए हमने वाइल लगाया। सो क्या आएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10 रीड कीजिए, हाउ लॉन्ग डैश अ सोशल एक्टिविस्ट। आप कितने समय से एक सोशल एक्टिविस्ट हैं? तो जब हम बात करते हैं ना, कोई चीज़ कितने समय से चल रही है, कितने समय से चल रही थी, मतलब पास्ट में कब शुरू हुई, कब तक चल रही थी, तो उसके लिए जो टेंस होता है स्टूडेंट्स, वो कौन सा होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंसेस। ठीक है, जनरली हम कहते हैं परफेक्ट टेंस। किसके लिए होता है? जब हम कोई ऐसी बात करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ तब होता है जब हम कोई ऐसी बात करते हैं कि कोई चीज़ कब से कब तक चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 साल पहले पढ़ाना शुरू किया, मैं आज भी पढ़ा रही हूँ। आपने 4 महीने पहले प्रिपरेशन की, आप अब भी करें, मतलब टाइम कब से कब तक कोई एक्शन चला या चल रहा है, उसके लिए हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं, जिसका फॉर्मेट क्लियरली आपके सामने है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए। क्लियर? मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर आपको टेंसेस के बेसिक यूजेस, फॉर्मेट्स नहीं पता है कि कौन सा टेंस कैसे सेंटेंस में यूज़ होता है, या कौन से टेंस का फॉर्मेट कैसा है, कैसी वर्ब किसके साथ लगती है, तो आप लोग एक लिंक मैं आपको स्पेशली दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेंस लेक्चर का, वहाँ से जाकर देखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11। ओनली वन ऑफ द बॉयज डैश नॉट डन द होमवर्क गिवन येस्टरडे। सिर्फ एक लड़के ने होमवर्क नहीं किया जो कल दिया गया था।
ओनली वन ऑफ द बॉयज़, मतलब ज़्यादा बॉयज़ हैं और उनमें से सिर्फ एक की बात हो रही है। जब हमारे पास सब्जेक्ट एक है, हमारे पास नाउन एक है, तो वर्ब भी कैसी होती है, सिंगुलर होती है। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, हैज़ नॉट डन। डन क्या है, डू की थर्ड फॉर्म, डू डिड डन, हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म ही लगती है, तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या आएगा, हैज़, क्योंकि ओनली वन ऑफ द बॉयज़ बोला है। क्लियर? तो कंफ्यूज मत होना, बॉयज़ को देख के बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ हैव लगा देंगे, बट हैव नहीं आएगा बिकॉज वन ऑफ द बॉयज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ टाइम वी डैश विथ डिटर्मिनेशन। अब देखो यहाँ से भी एक क्लू मिलता है, कैसे मिलता है, ये रहा आपका क्लू। अब ये चीज़ आपको हमेशा पॉइंट दिमाग में रखना है, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है इट्स टाइम से या फिर इट इज़ टाइम से, इट इज़ हाई टाइम से, इन फ्रेजेस का मतलब क्या होता है कि यही टाइम है कि हमें डिटर्मिनेशन के साथ बिहेव करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए। तो जब इन फ्रेजेस से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वर्ब की जो फॉर्म होती है वो कौन सी लगती है, हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, जब आपका सेंटेंस इस फ्रेज से स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ टाइम, इट इज़ द टाइम, इट इज़ हाई टाइम, कुछ भी हो सकता है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। यहाँ पर वी है, वी के बाद लगेगी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज एक्टेड। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, पक्का? अब मैं आपको दो सेंटेंसेस दे रही हूँ और उन दो सेंटेंसेस के साथ मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि कैसे आपने सेकेंड फॉर्म लगानी है, या वो कौन सी फॉर्म कैसे लगेगी। अब ध्यान से सुनेगा बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इसको लेके कंफ्यूज होते हैं। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। ठीक है, नाउ आई एम राइटिंग टू सेंटेंसेस हियर। इट इज टाइम वी एक्टेड विद डिटर्मिनेशन, यही सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस नंबर 1। नाउ सेंटेंस 2, इट इज टाइम टू एक्ट विद डिटर्मिनेशन। ये दो सेंटेंसेस हैं और ये दोनों सेंटेंसेस ही सही हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पर भी इट इज़ टाइम था, तो आपने बोला कि सेकेंड फॉर्म आएगी, समझ में आ गया है ना। अब यहाँ पर भी इट इज़ टाइम है, लेकिन यहाँ पर आपने सेकेंड फॉर्म नहीं लगाई, यहाँ पर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जब एक्टेड था उससे पहले कोई पर्सन था। ठीक है, आई, वी, ही, शी, दे, कुछ भी हो सकता है। तो जब वर्ब से पहले कोई सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट एज इन कोई नाउन या प्रोनाउन दिया है, कोई पर्सन दिया है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। ठीक है, उस वक्त वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। लेकिन जब कोई पर्सन नहीं दिया, हमें प्रेपोजिशन टू दी है, तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्लियर हो गया? जब इट इज टाइम के बाद कोई पर्सन हो, कोई नाउन प्रोनाउन हो तो सेकेंड फॉर्म, अगर प्रेपोजिशन टू हो तो फर्स्ट फॉर्म। दिस इज द मेजर डिफरेंस। इसके अकॉर्डिंग ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं। आई गेस यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप स्टूडेंट्स को। कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो बाद में। क्वेश्चन 13 एंड 14 देखिए। When the thief entered the house, the inmates dashed in the hall. जब थीफ ने घर में एंटर किया, इनमेट्स क्या कर रहे थे, घर के लोग सो रहे थे। तो क्या आएगा, सिंपल आंसर। जब भी ऐसी बात आती है ना, रहा है, रहा था, कुछ भी चल रहा है, हो रहा है, कर रहा था, तो टेंस कौन सा होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूस। नाउ डिपेंड्स अपॉन द स्टेट कि प्रेजेंट है। अगर रहा है वाली बात आती है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, रहा था वाली बात आती है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14 देखेंगे। द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश हिज मनी। ओल्ड मैन को याद नहीं है कि उसने अपनी मनी कहाँ डिपॉजिट करी है। वेयर ही डिपॉजिट्स, ये नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सेंटेंस किस में है, पास्ट में है। जब एक सिंगल सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो वो पूरा पास्ट में चलेगा, ऐसा नहीं कि आधा प्रेजेंट में आधा पास्ट में। ठीक है, यहाँ पे कुड नॉट है, दैट मीन्स
पास्ट में है तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, इज डिपॉजिटिंग भी नहीं आएगा क्योंकि ऑब्वियसली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, नहीं आएगा, हैड डिपॉजिटेड आएगा, ही हैड डिपॉजिटेड हिज मनी क्योंकि पास्ट में है, ओल्ड मैन को याद नहीं उसने अपनी मनी कहाँ डिपॉजिट करी थी, तो इट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ विल इज इन फ्यूचर, तो ये भी नहीं आ सकता। यहीं से हमें पता चल गया पास्ट में है तो हमें पास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है, प्रेजेंट में है तो हमें प्रेजेंट वाला ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन 15 एंड क्वेश्चन 16। चलिए देखिए क्वेश्चन 15, इफ़ आई हैड वर्कड हियर आई डैश वेरी हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, आई स्कोर्ड, आई वुड स्कोर, आई कुड स्कोर, आई वुड हैव स्कोर्ड। तो यहाँ पर बात आ जाती है स्टूडेंट्स, टेंस के साथ हम लोग क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़े थे कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस जहाँ पर हमें इफ़ क्लॉज दे रखा होता है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, जब इफ़ क्लॉज किस में है, प्रेजेंट टेंस में, मतलब यहाँ पर क्या है, इफ़ आई वर्क हियर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होती, विल होती, ये होता है मेन क्लॉज, ये होता है इफ़ क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज जिसे हम बोलते हैं। अगर इफ़ क्लॉज में आपका सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस कौन सा होता है, जहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। और जब आपका इफ़ क्लॉज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उस वक्त क्या आता है यहाँ पर, वुड के आगे हैव और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीन फॉर्मेट्स हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के, बहुत बार इनके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये याद रखना है। अब वहाँ पर इफ़ क्लॉज का पहले देखिए टेंस कौन सा है, टेंस पहचानना आना चाहिए। इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा वाला फॉर्मेट है, थर्ड वाला, तो यहाँ पर क्या आएगा, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कहाँ पे है हमारे पास वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑप्शन डी में। I would have scored very high marks in the examination. Option D is the correct answer. Next देखते हैं अभी हम लोग, I got used dash on the right when I was in the US for 2 years. I got used driving, used to drive, used to driving और used by driving. देखो पहले तो मैं करेक्ट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी है, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम ऑप्शन बी सही है, तो ऑप्शन बी नहीं आएगा, ऑप्शन सी आएगा। कैसे आएगा, देर आर सर्टेन फ्रेजेस जैसे कि यूज टू, इन एडिशन टू, इंस्टेड ऑफ, सॉरी फॉर, कुछ इस तरह के फ्रेजेस होते हैं जिनके बाद हम डायरेक्टली क्या लगाते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन जब यहाँ पर यूज टू, इन एडिशन टू एक फ्रेज में है, ठीक है, फ्रेज क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, तो उस वक्त हम क्या लगाते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो आई गॉट यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट, ये जो आईएनजी फॉर्म होती है जो इन फ्रेजेस के बाद लगती है, इसे हम लोग जेरेंड कहते हैं, मैंने वर्ब्स में ये पढ़ाया है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 17 एंड क्वेश्चन 18, बाय द टाइम आई रीच अमेरिका इट डैश मॉर्निंग, जब तक मैं अमेरिका पहुंचूंगा सुबह हो चुकी होगी। सो वेरी सिंपल आंसर, इट वुड बी मॉर्निंग, यही अप्रोप्रिएट है, ठीक है। इट इज़ मॉर्निंग, इट वर मॉर्निंग, इट वॉज मॉर्निंग नहीं आएगा, इट वुड बी मॉर्निंग, क्योंकि काइंड ऑफ गेसिंग हो रही है कि हो चुकी होगी, सो वुड बी इज द अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट, शी फियर्ड दैट शी विल फेल, शी मे फेल, शी माइट हैव फेल, वुड फेल। अब यहाँ पे भी हम लोग टेंस भी ना देखें, हम लोग सिंपल चीज़ें देखें। शी फियर्ड दैट, फियर्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म मतलब सेंटेंस क्या है, पास्ट में है, पास्ट में है तो विल फेल तो नहीं आ सकता है ना, मे फेल भी नहीं आ सकता, प्रेजेंट में हम लेंगे नहीं, वुड होता, माइट होता तो हम चूज़ करते हैं ना। माइट हैव हो सकता लेकिन फेल नहीं होगा, फिर फेल्ड होना चाहिए था,
क्योंकि हैव के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अप्रोप्रिएट आंसर क्या आया? वुड फेल, सेकेंड फॉर्म, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, शी वुड फेल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो टेंस के बेसिस पे मैंने आपको करवाने थे। मेरा मोटिव क्या रहता है कि मैं आप लोगों को एग्ज़ाम का पैटर्न समझा दूं कि क्या पैटर्न है एग्ज़ाम में, किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में भी। टेंस के बेसिस पे कोई भी डाउट है, अभी भी समझ नहीं आया कि कौन सा वर्ब कैसे यूज़ कर दिया मैम ने, ऐसा कोई भी डाउट है तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, प्लेलिस्ट में जाओ, टेंस का वीडियो देखो, अपने नोट्स बना लो, नोट्स बनाने तो यू विल गेट टू क्लियर, यू विल गेट एवरीथिंग। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए अब हम लोगों को करने हैं लास्ट कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस। आई होप जो लास्ट वीडियो में हमने कुछ वर्ड्स किए थे वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, आपको वो वर्ड्स याद भी होंगे। डेली बेसिस पे रिवीजन करना मत भूलना, जो भी वर्ड्स या इडियम्स डेली बेसिस पे आप लोग याद करते हो। अभी हम लोग करेंगे कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस। द वेरी फर्स्ट इज स्केपगोट। अब स्केपगोट बहुत ही आम भाषा में जो हम बोलते हैं ना, हम लोग बहुत बार ये इडियम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जिसका मतलब है बलि का बकरा। ठीक है, स्केपगोट का हिंदी में मतलब क्या होता है? बलि का बकरा। हम लोगों ने फ्रेंड सर्कल में किसी को वैसे ही फंसा देते थे तो बोलते थे इसे बलि का बकरा बना दिया। तो स्केपगोट क्या होता है? स्केपगोट एक्चुअली इडियम्स एंड फ्रेजेस में इसका मतलब होता है कि वो इंसान जो बार बार फंस जाता है, जिसको बार बार मिस्टेक की हो या नहीं की हो उसके लिए उस पर ब्लेम आ जाता है। ठीक है, अ पर्सन हु इज ब्लेम फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। गलती कोई और करता है लेकिन इल्ज़ाम उस पर लग जाता है, उसे हम लोग ही बोलते हैं बलि का बकरा, तो उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्केपगोट। ये वाला तो पक्का नहीं भूलने वाला है आपको, अब से आपको याद रखना है। ठीक है, बलि का बकरा को आप रिप्लेस कर दो, स्केपगोट बोलो। नेक्स्ट, वाइल्ड गूज चेज। चेज करने का मतलब क्या होता है? किसी को काइंड ऑफ परसुएट करना, फॉलो करना किसी को। ठीक है, काइंड ऑफ स्टॉकिंग, कि क्या चल रहा है उसे ढूंढना, वैसा कुछ। सो वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है किसी ऐसी चीज़ की सर्च करना जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल है। ठीक है, और होपलेस सर्च फॉर समथिंग अनअटेनेबल। कोई ऐसी चीज़ की सर्च कर रहे हैं आप, किसी ऐसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं जो आप लोग नहीं पा सकते हो, आप लोग अटेंड कर सकते हो, अटेंड नहीं कर सकते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं वाइल्ड गूज चेज। चेज से आपको याद रखना है कि ये सर्च से रिलेटेड है। क्लियर? थर्ड पे आते हैं, टू पुट द कैट अमंग द पिजन्स। अब आप कैट को पिजन्स के बीच में रख दोगे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कैट क्या करेगी? उन पिजन्स को खा जाएगी, यही होगा। मतलब आपने पिजन्स को एक मुश्किल वाली कंडीशन में डाल दिया है ना। सो यहाँ पर मतलब क्या है? कुछ ऐसा करना दैट इज़ लाइकली टू कॉज कॉन्ट्रोवर्सी, कुछ ऐसा करना जिससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, उसी चीज़ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टू पुट द कैट अमंग द पिजन्स। तो आपको भी कुछ ऐसा करें जिससे काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस होगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हो। चलिए 3 हो गए। फोर्थ देखिए, वैग द डॉग। पहले तो मुझे वैग का मीनिंग समझना पड़ेगा। अब ये वैग का मतलब क्या होता है? वैग का मतलब होता है स्विंग या फिर शेक करना। ठीक है, स्विंग या हिलाना जोर से, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं, वैग द डॉग। तो वैग द डॉग का मतलब क्या होता है? टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम समथिंग ऑफ द ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू समथिंग ऑफ द लेसर इंपॉर्टेंस। जैसे मैंने बताया, वैग का मतलब होता है स्विंग करना यहाँ से वहाँ, है ना। तो मतलब कोई चीज़ जो लेस इम्पॉर्टेंट रखती है उससे टोटली डाइवर्ट कर देना उस तरफ जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, यहाँ से वहाँ स्विंग कर देना, उसी को हम लोग बोलते हैं वैग द डॉग। एक जगह से दूसरी जगह में ध्यान बटा देना। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है पास्ट की कुछ ऐसी इवेंट्स जो अब कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं। समझ गए? तो पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज, ऐसी यादें हैं, ऐसी इवेंट्स जो अब इम्पोर्टेंस नहीं रखती, तो वो आपके लिए क्या बन चुकी हैं? वाटर अंडर द ब्रिज, जो किसी काम का नहीं है। क्लियर? सिक्स्थ वन पे आते हैं, सेव्ड बाय द बेल। सेव्ड बाय द बेल का मतलब होता है लास्ट मिनट पे बच जाना। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे अगर आप किसी चीज़ से बच गए हैं या सेव हो गए हैं तो यू आर सेव्ड बाय द बेल। दिस इज़ वॉट वी मीन बाय दिस पर्टिकुलर इडियम। ठीक है, लास्ट है हमारे पास एन एक्स टू ग्राइंड। इसका मीनिंग मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसका मीनिंग मुझे आप बताएंगे। एन एक्स टू ग्राइंड का मीनिंग क्या होता है ये मुझे सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इन द कॉमेंट सेक्शन।
क्लियर? आई होप ये आपको याद रहेंगे। कोई एक कीवर्ड पकड़ लो, जैसे स्केपगोट तो याद रहेगा, चेज में से किसी चीज़ को चेज करने की बात हो रही है, वैग मतलब स्विंग करना, लेसर इंपॉर्टेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली, इस तरीके से चीज़ों को याद करने की कोशिश करो। सो इसका आंसर मुझे आप लोग बताएंगे। कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन जो होगा, ये भी मैं आपको बता दूँ, आपका होगा नरेशन पे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास आपकी नरेशन पे है। नरेशन तभी आएगी जब टेंस आते होंगे, तो टेंस भी पढ़ो और उसके बाद नरेशन रिवीजन कर लो। क्लियर? टिल देन टेक केयर, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।